स्वराज को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज आपको सबसे पहले पाकिस्तान को भारत की नई चेतावनी के बारे में बताएंगे, जिसमें भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई गलती की तो भूगोल से उसका नामो निशान मिट जाएगा। पिछले 36 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को 3 चेतावनियां दी हैं। आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 12 हवाई जहाज, 12 एयरक्राफ्ट्स को नष्ट किया था। इसके बाद हम असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज असम की सरकार ने इस जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बना दिया है और असम की पुलिस ने जुबीन के 4 सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यानी ये मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि जुबीन गर्ग की मौत हुई कैसे। बड़ा सवाल यह है कि क्या जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी? अगर की गई थी तो किसने की है और इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? और आखिर में आपको दिखाएंगे कैसे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने देश के हर माता पिता को बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम से अलर्ट किया है। अक्षय कुमार ने खुद अपनी बेटी के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें उनकी बेटी बाल बाल बच गई। क्या थी यह घटना और आप इस घटना से अपने बच्चों के लिए क्या सीख ले सकते हैं? इसके लिए आज आपको इस खबर को खास तौर पर पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए। पिछले 36 घंटे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अचानक से पाकिस्तान को अलर्ट पर रख दिया है और इन तीनों ने एक के बाद एक पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री और 2 सेनाओं के प्रमुख पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर इस तरह की सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। आखिर भारत की रणनीति अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. And now ready के साथ साथ हमें future ready के लिए भी काम करना है. And our own motto this year's, that has been अचूक, भेद्य एवं सटीक। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो 36 घंटों के अंदर एक के बाद एक 3 चेतावनियां दी गई हैं पाकिस्तान को। क्या होने वाला है? सबसे पहले आपको भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान सुनवाते हैं। जनरल द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में एक मिलिट्री बेस पर गए थे, जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां उन्होंने पाकिस्तान को एक नई
और बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं सुधरा और आतंकवाद का समर्थन ऐसे ही करता रहा तो हम भूगोल से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो संयम हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था, अब इस बार वो संयम हम नहीं दिखाएंगे, यानी इस बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। अब आप उनका ये नया, ताजा और बेहद सख्त बयान सुनिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो भारतीय सेना के प्रमुख ये बात कह रहे हैं, बहुत सख्त भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है आज पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ इंडियन आर्मी के चीफ ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराने के दावों पर आज वायुसेना प्रमुख ने भी पहली बार पाकिस्तान और हमारे अपने ही देश के सबूत गैंग को करारा जवाब दिया है। अगर इंडियन आर्मी चीफ राजस्थान में बोल रहे थे तो एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दिल्ली में बात कर रहे थे और यहां दिल्ली से उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश में जो लोग लगातार ये पूछते थे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए। तो पहली बड़ी बात आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उसने भारत के 15 जेट गिराए हैं तो उनका नैरेटिव मनोहर कहानियों के जैसा है। और ये बात उन्होंने इस बात पर कही कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कभी 5 कहता है, कभी 10 कहता है, कभी 15 कहता है और वो कहता है कि उसने भारत के फाइटर जेट्स को गिराया है। तो वो उनका ये कहना है भारतीय एयरफोर्स चीफ का कि ये मनोहर कहानियों की तरह मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को सुना रहा है। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बयान को समझिए जो भारतीय वायुसेना के चीफ ने कहा है आज। पाकिस्तान पहले कहता था कि हमने 5 फाइटर जेट्स भारत के गिरा दिए। आज उन्होंने कहा 5 नहीं, अगर उन्होंने 15 भी गिरा दिए हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें सबूत देना पड़ेगा। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो 5 भी कह सकते हैं, वो 15 भी कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आज तक एक सबूत, एक तस्वीर दुनिया को नहीं दिखा पाया है कि उसने भारत का कौन सा फाइटर जेट गिराया है, जबकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार सबूत दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट सहित 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, आपको शायद आप अपने कानों पर यकीन नहीं होगा।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका में निर्मित F-16 सहित पाकिस्तान के 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। पहली बार भारत ने यह खुलासा किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. तो उन्होंने कहा है कि हमने 12 एयरक्राफ्ट भारत ने पाकिस्तान के मार गिराए थे, नष्ट कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें अमेरिका में बने हुए F-16 फाइटर जेट्स भी हैं और चीन में बने हुए उसमें हवाई जहाज भी हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, पाकिस्तानी आतंकवादी चाहे किसी भी इलाके में अब अपने आतंकवादी ठिकाने बना लें, भारतीय वायुसेना की पहुंच वहां तक है और भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के किसी भी इलाके को आज नष्ट कर सकता है। जहां जहां छुपने के लिए आतंकवादी जाएंगे, वहां वहां भारतीय वायुसेना उन्हें नष्ट कर सकती है। रिगार्डिंग ये जो उन्होंने अपने ठिकाने चेंज किए, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। सो वो हमारे जो विकल्प हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, इसमें हमारे विकल्प वही रहेंगे। तो आप देखिए, जैसे जैसे नए सबूत आ रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान के नुकसान का आंकड़ा भी अभी और बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष ने यह कहा है कि पाकिस्तान का अब कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो हमारी पहुंच से बाहर हो। पाकिस्तान के आतंकवादी अब पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे वहां ठिकाना बना लें, जहां भी छुपने की कोशिश करेंगे, कोई भी इलाका हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। हमारी मिसाइल्स हर जगह पाकिस्तान की पहुंच सकती हैं, यानी हमने पूरे पाकिस्तान को अब नाप लिया है। एक और बड़ी बात इसमें यह है कि भारत ने आज पहली बार दुनिया को यह बताया है कि उसने इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में बने F-16 विमानों को नष्ट किया। और आप जानते हैं ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका अपने F-16 विमानों को लेकर बड़ा इमोशनल रहता है और आज अमेरिका को ये बात सबसे ज़्यादा चुभी होगी कि भारत ने F-16 को भी छोड़ा नहीं। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। हमारे देश के कई नेता हैं जो जानना चाहते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। आज उन्हें थोड़ा सा ये सुनना चाहिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी नुकसान की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान आज तक एक तस्वीर जारी नहीं कर पाया, लेकिन आप देखिए कि हमारी सेनाओं ने कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का किया है। वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तान को हुए सबसे बड़े नुकसान का नाम है F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक में खरीदे थे और पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 फाइटर जेट्स उसके एक एयरबेस पर ही भारत के हमले में
नष्ट हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। भारत ने पाकिस्तान के 5 और लड़ाकू विमान हवा में मार गिराए, जिसमें F-16 के साथ साथ चीन में बने JF-17 विमान भी हैं। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 668 करोड़ रुपए के आसपास होती है। आप सोचिए, एक विमान जो है, एक F-16 विमान 668 करोड़ के आसपास का है। और अगर पाकिस्तान के 7 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं तो सिर्फ इसी से पाकिस्तान को 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुल मिलाकर 75 F-16 विमान लिए थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमानों का 10% बेड़ा जो है उसे बर्बाद कर दिया है। यानी कुल मिलाकर जितने F-16 विमान पाकिस्तान के पास हैं, F-16 विमानों का उनका जो बेड़ा है उसका 10% हम बर्बाद कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि वो अमेरिका में बने F-16 विमानों को भी अपने यहाँ सुरक्षित नहीं रख पाया। और ये बात पाकिस्तान को तो बहुत चुभेगी, उनको तो चुभ ही रही होगी क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगेगी। भारत के पहले हमले में F-16 का नष्ट हो जाना पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका आज भी दुनिया भर के देशों को F-16 विमान बेचता है ये कहकर कि ये शानदार विमान है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इससे F-16 की काफ़ी बदनामी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तानी आतंकवादी एक बार फिर से बड़े ठिकाने बनाने के बदले छोटे छोटे ठिकाने बना रहे हैं। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, अब वो छोटे टेरर सेंटर्स बना रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी POK से अपने आतंक के ठिकाने हटाकर अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ले जा रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान सीमा से दूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। अब उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है, वो भारत पाकिस्तान के सीमा के आसपास से इन सारे आतंकवादी ठिकानों को हटाकर अब अफगानिस्तान की सीमा तक ले जा रहे हैं ताकि भारत की मिसाइलें वहां तक ना पहुंच सके। कश्मीर के श्रीनगर से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। आप मानचित्र पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को इस समय देख पा रहे हैं कि ये कहां पर है। आप देखिए, ये अफगानिस्तान से लगा हुआ है और ये एक ऐसा इलाका है जहां ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सकरी घाटियां हैं। और पाकिस्तानी आतंकवादियों को यह गलतफहमी है कि भारतीय सीमा से इतनी दूर हमारी वायुसेना वहां तक पहुंच नहीं पाएगी या फिर इन पर हमला नहीं कर पाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा भी भारतीय हमले के पूरी रेंज में है। हमारी वायुसेना के पास आज कई ऐसे हथियार हैं, कई ऐसे मिसाइल हैं जिससे हम जब चाहे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी इलाके में मौजूद किसी भी आतंकवादी ठिकाने को मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। और यही बात आज वायुसेना प्रमुख ने भी कही है। भारत का पाकिस्तान पर हमला इतना घातक था कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर का अनुरोध किया। आज पूरी दुनिया को और हमारे देश का जो सबूत गैंग है उसे भी पाकिस्तान से यह जरूर पूछना चाहिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से यह पूछना चाहिए, असीम मुनीर से यह पूछना चाहिए कि अगर वो जो दावे करते हैं कि उन्होंने भारत का बड़ा नुकसान किया और जो दावे करते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत हुई है, कोई उनसे यह पूछे कि अगर आप जीत रहे थे तो आपने सीज फायर का अनुरोध क्यों किया था? आपने भारत के DGMO को फोन क्यों किया था कि इस युद्ध को अब रोक दीजिए? अगर आप जीत ही रहे थे तो फिर आपको जरूरत नहीं थी फोन करने की और यह कहने की कि युद्ध रुकवा दीजिए। क्यों आप बार बार अमेरिका को फोन कर रहे थे यह कहकर कि हमारा यह युद्ध जो है समाप्त करवाइए? यह बात बड़ी हैरानी की बात है कि उनसे कोई पूछ नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को एक लक्ष्य दिया गया था जिसके पूरा होने के बाद यह युद्ध खत्म हो गया। भारत को जो अचीव करना था, जो हासिल करना था, वो हम कर चुके थे। जो हमारे जितने हमने निशाने अपने सेट किए थे कि हमें इतनी इतनी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करना है, इतने रनवेज को हमें बर्बाद करना है, वो सब हमने कर दिया। जबकि दुनिया भर में कई ऐसे युद्ध हैं आज भी जो पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। करीब 3.5 वर्षों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है
इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को भी अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और सोचिए, दोनों ही देशों का, दोनों ही पक्षों का कितना नुकसान हो चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, भारतीय वायुसेना ने कोई बड़ा हमला नहीं किया, लेकिन हमारे हथियारों के हमले इतने सटीक थे कि दुश्मन ने 3 दिन के अंदर ही सरेंडर कर दिया। और हमारी उस उपलब्धि से पूरी दुनिया यह सीख सकती है कि कैसे दुश्मन पर हमला करना है, सटीक हमला करना है और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, ताकि वो 3 दिन में ही अपने घुटनों पर आ जाए। और भारत ने अपना कोई नुकसान किए बिना 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि हम जब चाहे हमने इस युद्ध में कैसे एंट्री लेनी है ये भी हमने तय किया, और इस युद्ध से एग्जिट कैसे करना है, इस युद्ध से बाहर कब निकलना है, ये भी हमने ही तय किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग सेनाएं, अलग अलग जो युद्ध होते हैं, देश, बड़े से बड़े देश भी युद्ध तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि अब इस युद्ध से बाहर कैसे निकलें। और ये भारत ने बड़ी खूबसूरती से किया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे करता रहा है। इसलिए वायुसेना प्रमुख आज इसे मनोहर कहानियां बता रहे हैं। शायद आपको भी याद होगा, कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले तक एक मैगजीन आया करती थी जिसका नाम था मनोहर कहानियां, और इसमें अक्सर लोग कहते थे कि काल्पनिक कहानियां छपती थी। और पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसी ही काल्पनिक कहानियां पूरी दुनिया को सुना रहा है, अमेरिका को सुना रहा है, बाकी देशों को सुना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को सुना रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने पहले कहा कि हमने 3 विमान गिरा दिए, फिर कहा कि हमने 5 विमान भारत के गिरा दिए, अब बढ़ते बढ़ते 6 और 7 विमानों तक वो पहुंच गया है। आपको याद होगा, राहुल गांधी भी लगातार भारतीय वायुसेना को हुए नुकसान पर सवाल पूछते आ रहे हैं। वो हर बार ये पूछते थे कि ये बताइए कि भारत के कितने विमान गिरे हैं। आज भारत के वायुसेना प्रमुख की बातें सुनकर राहुल गांधी को भी आज संतुष्टि जरूर मिल गई होगी। और जो सवाल पाकिस्तान कर रहा था, ठीक वैसे ही सवाल भारत में विपक्ष के नेता भी लगातार पूछते आ रहे थे। आज उन सबको तसल्ली मिल गई होगी, संतुष्टि मिल गई होगी। 2 चेतावनियां हमने आपको बताई हैं, अब तीसरी चेतावनी देखिए। अब आपको भारत की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये तीसरी चेतावनी देखिए, और ये चेतावनी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। गुजरात के कच्छ के रण में सर क्रीक एक खाड़ी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें बढ़ा रहा है और तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने को लेकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आज एक नई चेतावनी दी है। पहले आप इस चेतावनी को सुनिए। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। तो क्या भारत फिर से ये कह रहा है कि हम कराची तक पहुंच जाएंगे? सबसे पहले आप नक्शे पर सर क्रीक की लोकेशन को देखिए। देश की सुरक्षा के लिहाज से सर क्रीक बहुत अहम है। सर क्रीक के एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य है। ये पूरा इलाका लगभग 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है जिसे सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक से कराची की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है और कराची में ही पाकिस्तान का एक बड़ा बंदरगाह है
और उसका ज़्यादातर विदेशी कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी है और कराची में ही पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा बेस है। सर क्रीक का ज़्यादातर हिस्सा दलदल है और कुछ हिस्सों में पानी भी है, इसलिए इस इलाके में कोई फेंसिंग नहीं है। ज़मीन न होने की वजह से यहाँ फ्लोटिंग पोस्ट बनाई जाती हैं जो पानी में ही पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और भारतीय सुरक्षा बल नावों के जरिए इन चौकियों तक पहुंचते हैं। इस इलाके में विशेष तरह की नाव या फिर पैदल ही पेट्रोलिंग की जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा बीएसएफ की एक स्पेशल यूनिट करती है जिसे क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो कहते हैं। ऐसे जवानों को पानी और दलदल दोनों में सुरक्षा करने के लिए बाकायदा ट्रेन किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। ये खास प्रकार के कमांडोज होते हैं। सर क्रीक का जो पहले नाम था वो था बाण गंगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी जिनका नाम था सर क्रीक, उन्होंने जब इस क्षेत्र से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश की तो इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, सर क्रीक। इस इलाकों को लेकर पहली बार वर्ष 1908 में विवाद हुआ था। आजादी से पहले इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा सिंध के राजा के पास था और कुछ हिस्सा कच्छ के राजा के पास, और दोनों ही इलाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आते थे। और इसी कारण से बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने वर्ष 1914 में कुछ समाधान निकाले और दोनों पक्षों को शांत कर दिया। इसके बाद वर्ष 1947 के बाद सिंध रियासत पाकिस्तान में चली गई जब बंटवारा हुआ और कच्छ जो है वो भारत का हिस्सा बना। आजादी के बाद पाकिस्तान ने पूरे सर क्रीक क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया, जबकि भारत का कहना था कि सीमा क्रीक के बीचों बीच होनी चाहिए। और इसके लिए भारत ने आजादी से पहले हुए समझौते और नक्शे का हवाला दिया। 1960 के दशक में यह मतभेद और बढ़ गया और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण में घुसपैठ कर दी। उस समय दोनों देशों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में इस सीमा विवाद को लेकर गए और इस मामले का नाम था द इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री रन ऑफ कच्छ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस मामले में 19 फरवरी 1968 को फैसला आया, जिसमें कच्छ के रण का 90% क्षेत्र भारत को मिला। इसे मान लिया गया कि यह भारत का इलाका है और सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 67 वर्षों में कई बार बातचीत हुई है, लेकिन यह सीमा विवाद अभी तक सुलझा नहीं। अगस्त 1999 में कारगिल युद्ध के कुछ समय के बाद ही भारतीय वायुसेना ने सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान के एक जासूसी विमान को भी मार गिराया था, जिसमें पाकिस्तान के 16 सैनिक मारे गए थे। और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर क्रीक में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी सर क्रीक को लेकर हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहे हैं। वर्ष 2012 में सर क्रीक को लेकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रही है। हालांकि बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। तो सर क्रीक और कराची के बीच की दूरी बहुत ही कम है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक समय ऐसा आया था जब कराची हमारे ठीक निशाने पर था और सिर्फ एक इशारे की देर थी और इस एक्शन में आपको भारतीय नौसेना भी नजर आती। भारतीय नौसेना का निशाना जो है वो बिल्कुल कराची पर लगा हुआ था और आप ये सोचिए कि कराची इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाल बाल बच गया, लेकिन शायद अगली बार नहीं बचेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो चेतावनी दी है, आज उसका मतलब यही निकाला जा रहा है। पाकिस्तान को दी गई इस चेतावनी के बाद बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे विद्रोह की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे आप पीओके कहते हैं, ये विरोध प्रदर्शन पहले पीओके में शुरू हुआ और अब कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच गया है और अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में 15 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, अत्याचार कर रही है, लेकिन यह विद्रोह इस बार थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है।
आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों से बर्बरता में के खिलाफ है, इन नागरिकों के साथ है। पाकिस्तान की जो सेना है वो बर्बरता कर रही है इन नागरिकों के साथ और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सबसे पहले आप पीओके और पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखिए जो बताती हैं कि अब वहां के लोगों का गुस्सा पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में आपको पूरी कहानी बता देंगी। हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, 20 लोग जो है वो डायरेक्ट फायरिंग से जख्मी हो गए। हम किसी भी सूरत इस कत्ल को माफ नहीं करेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी, पीओके में पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है और वहां निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है, हत्याएं की जा रही है। लेकिन क्या आपने ये खबर पश्चिमी मीडिया में कहीं पर भी देखी है? क्या आपने ये खबर पश्चिमी मीडिया के किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पर देखी है? किसी भी बड़े अखबार ने इसे रिपोर्ट किया है? आपने ऐसी कोई खबर पश्चिमी मीडिया में नहीं देखी होगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर आपने ये खबर नहीं देखी होगी। आज वॉशिंगटन पोस्ट को ये खबर दिखाई नहीं दे रही, न्यूयॉर्क टाइम्स को ये खबर दिखाई नहीं दे रही और जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्हें भी ये खबर नहीं दिखती। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसा ही विरोध प्रदर्शन कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हो रहा होता तो अब तक पश्चिमी देशों के बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस पहले पन्ने पर बन चुकी होती। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस पर आज भारत सरकार से सवाल पूछ रहे होते और शायद अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कई लोगों ने इस मुद्दे को उठा दिया होता और यह भी हो सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उन्होंने अब तक इस पर कोई बयान जारी कर दिया होता। कोई ना कोई पत्रकार वहां पर इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछ ही लेता। लेकिन जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खुलेआम ये अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, आटा खरीदने के पैसे नहीं है, खाने के लिए वहां पर अनाज नहीं है और ऐसे में भी दुनिया में कहीं भी इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान की सेना वहां लोगों की आवाज को बर्बरता से कुचल रही है और ऐसे में पूरे पश्चिमी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। वो इस घटना की ऐसी अनदेखी कर रहे हैं जैसे पीओके में कुछ हुआ ही नहीं। पश्चिमी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स पर जरा ध्यान दीजिए। ये वही मीडिया है, ये वही पत्रकार हैं जो भारतीय मीडिया को कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं भारतीय मीडिया जो है वो तो कुछ दिखाता ही नहीं है, वो लगातार पक्षपात करता है, भारत के मीडिया को हर बार बदनाम करते हैं। अलग अलग नामों से भारत के मीडिया को पुकारा जाता है, लेकिन आज असली सवाल ये है कि आखिर पक्षपात कौन कर रहा है। जब श्रीनगर के आसपास हमारे कश्मीर में ये सब होता है तो आप देखिए दुनिया उसे किस नज़र से देखती है और आज पीओके में जब ये सब कुछ हो रहा है तो दुनिया उसे दूसरी नजर से दिखती है। आज हम एक बार फिर से चुनौती देंगे पश्चिमी मीडिया को, पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को, अपने भी देश के बड़े बड़े पत्रकारों को कि जरा पीओके में जो कुछ चल रहा है उनके लिए भी आवाज उठाइए। और पीओके में ये जो मासूम नागरिक हैं वहां के, ये भी इस्लाम को मानते हैं, ये भी मुसलमान हैं। अब इनकी रक्षा कौन करेगा? ना तो कोई मुस्लिम देश आगे आ रहा है ये कहकर कि इस्लाम खतरे में है, इस इलाके के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और ना ही पश्चिमी देश इन्हें बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आगे कौन आ रहा है?
हम इनकी बात कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया से हम ये अपील करते हैं, मीडिया से भी ये अपील करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिलवाइए। और इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में, इस विद्रोह के बारे में पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा और तब इन्हें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के बाद अब आपको लेकर चलते हैं रशिया, जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज कुछ ऐसा कहा है कि भारत की जनता सुनकर खुश हो जाएगी। भारत के कूटनीतिक पराक्रम की आज आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ की है और अमेरिका पर सीधा हमला किया है। 2 सितंबर को रशिया के सोची में पुतिन ने भारत के लोगों को संदेश देते हुए 3 बड़ी बात कही है। पहला, उन्होंने रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका के दबाव की आलोचना की है और कहा है कि इस दबाव के सामने भारत झुकने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि भारत के लोग किसी भी कीमत पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी संतुलित, समझदार और राष्ट्रहित में फैसला लेने वाले नेता हैं और वो भारत के राष्ट्रहित के खिलाफ कभी भी कोई फैसला नहीं लेंगे, चाहे कोई कितना भी दबाव डाले। सोचिए, यह भारत के लिए कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक रशिया के राष्ट्रपति खुद दुनिया के सामने ये बात कह रहे हैं। अब आप राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान सुनिए। У нас с Индией никогда не было вообще никаких проблем и межгосударственных каких-то трений. Вообще никогда. Премьер-министр Моди, он очень взвешенный, мудрый руководитель. Безусловно, национально ориентированный. Ну, в Индии это хорошо все знают. Главное сейчас нам выстроить эффективные и взаимовыгодные торгово-экономические. Жду этой поездки в начале декабря. И жду встречи с моим другом тоже и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Моди. देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों के बारे में 2 बड़ी अच्छी बातें कही हैं और वो बात बिल्कुल सही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भारत झुकेगा नहीं, भारत के लोग झुकते नहीं हैं। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि भारत के लोग अपना अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत के लोगों के चरित्र को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। और आपने देखा होगा, एक मशहूर फिल्म आई थी पुष्पा, और पुष्पा का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मैं झुकूंगा नहीं। और भारत के लोग भी यही बात कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम झुकेंगे नहीं। फिल्मों की बात मैंने आपसे की, तो अब आप देखिए कि रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें एक और दिलचस्प बात है, और ये भी फिल्मों के बारे में है, जिसके बारे में आज खुद राष्ट्रपति पुतिन ने बताया। उन्होंने कहा कि रशिया के लोग भारतीय सिनेमा को बड़ा पसंद करते हैं और रशिया में अलग से एक टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। आप पुतिन का ये बयान सुनिए जो बताता है कि भारत की सॉफ्ट पावर हजारों किलोमीटर दूर रशिया में भी कितनी मजबूत है। Мы, наверное, единственная страна в мире, которая, кроме Индии, на постоянной основе, у нас канал целый есть, который днем и ночью крутит индийские фильмы. Вот. इस रिश्ते की शुरुआत असल में 1950 के दशक में हुई थी। वर्ष 1954 में फिल्म स्टार राज कपूर की एक फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई जिसका नाम था आवारा। इस फिल्म को सोवियत संघ में बड़ी सफलता मिली और शुरुआती दौर में ही इसके 6 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे और यह सोवियत संघ के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में से एक बन गई थी। राज कपूर की सारी फिल्में वहां पर सुपरहिट होती थी, लोग राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भी सोवियत संघ में और रशिया में बहुत पसंद किए गए। सोवियत संघ के दौर में भारत की फिल्मों से जो रिश्ता उनका शुरू हुआ वो आज भी वहां पर बना हुआ है। और राष्ट्रपति पुतिन इसी साल दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं और भारत और रशिया के बीच हर साल एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के लिए रशिया गए थे और इस बार राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे और एक मशहूर कहावत है, पुराना रिश्ता
नई जान पहचान से ज्यादा कीमती होता है और भारत और रशिया का रिश्ता भी ऐसा ही है, इतना ही पुराना है। कई देशों के साथ तो हमारी नई नई जान पहचान है, लेकिन जान पहचान अलग होती है और पुराना रिश्ता और पुरानी दोस्ती अलग। सोचिए आपके परिवार में ऐसे कितने रिश्ते होंगे जो 2-3 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। भारत और रशिया का रिश्ता भी ऐसा ही है, जिसके बारे में आपके पिता और आपके दादाजी भी जानते होंगे और आज आप भी इसे देख रहे हैं। और ये दोस्ताना नया नहीं है, 78 साल पुराना है। ये एक भरोसा है जो हर मुश्किल में, हर परीक्षा में और हर दौर में मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा। अब जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं और बताने वाला हूं वो आपके परिवार के बारे में है, आपके बच्चों के बारे में है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में युवा हैं, तो आज ये खबर भारत के हर परिवार के लिए है, भारत के हर बच्चे के लिए है, माता पिता के लिए है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे और युवा हैं और ये बच्चे भी ऑनलाइन गेम्स अक्सर खेलते रहते हैं, तो ये विश्लेषण और खबर आपके लिए है। आजकल हमारे देश में बच्चों के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, हर बच्चे के हाथ में एक आईपैड है और बच्चे लगातार ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। और इसी मुद्दे पर आज सुपरस्टार अक्षय कुमार ने खुद अपनी बेटी से जुड़ा एक अनुभव सुनाया और देश के हर माता पिता को आज उन्होंने सावधान किया है। अक्षय कुमार खुद एक पिता हैं और आज ये पिता देश के बाकी माता पिता से क्या कह रहा है, अपना अनुभव बताते हुए, अपनी बेटी के अनुभव को बताते हुए आप ध्यान से सुनिए। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, वेरी फैंटास्टिक, वेरी courteous message. And suddenly the person said, from where are you? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस, ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो she replied, female. Okay. It went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, they get carried away, एक्सटॉर्शन पैसा पे देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। There are many cases, I'm sure आप सबने देखा होगा, many cases of suicide happens. This is how everything starts. अक्षय कुमार खुद अपना अनुभव बता रहे थे, अपनी बेटी के साथ क्या हुआ वो बता रहे थे और उनकी बेटी की उम्र है 13 वर्ष। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके घर में भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं और वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप सावधान रहिए। आज अक्षय कुमार की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने अपनी लोकप्रियता को सिर्फ अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मुद्दे पर उन्होंने देश के सामने अपनी राय रखी है जिस पर हमारे देश में चर्चा खुलकर होनी चाहिए। और आज उन्होंने इस नई बहस को छेड़ा है। उन्होंने देश के माता पिता को सतर्क करने का काम किया है, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने समझा है। और अक्षय कुमार हमेशा
इस तरह के सामाजिक मुद्दों का जिक्र करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं अलग अलग विषयों पर। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में बच्चों के साइबर क्राइम के जो घटनाएं हैं वो कितनी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 में बच्चों से जुड़े साइबर क्राइम के 1381 मामले आए थे। फिर अगले साल 2022 में 1832 मामले, 2023 में 1902 मामले, यानी ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि ये 1900 मामले ये तो बेहद कम आपको दिखाई देंगे। उसका कारण ये है कि ज्यादातर परिवार और ज्यादातर बच्चे इसे रिपोर्ट ही नहीं करते। सरकार को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितने परिवारों के साथ पहले ऐसा हो चुका है, या जो कुछ अक्षय की बेटी के साथ हुआ वो न जाने कितने हजारों लाखों बच्चों के साथ हर रोज हो रहा है, लेकिन लोग उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे, पुलिस स्टेशन में जाकर या साइबर सेल में जाकर उसकी शिकायत नहीं करवा रहे। आज के समय में टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर रखना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लीजिए या वो ऑनलाइन गेम्स ना खेलें। अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन और लैपटॉप पर घंटों तक बैठे रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशनल वीडियोस, गेम, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट के लिए करते हैं आजकल। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, खासतौर पर 6 साल के बाद, वो ज़्यादातर समय ऑनलाइन रहने लगते हैं। और आजकल बच्चे अनजान लोगों के साथ भी चैट करते हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। हमारे देश में ऐसे कई ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें बच्चे दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं बिना उसे जाने, बिना उसका नाम जाने। बच्चों से आपत्तिजनक चैट करके या उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें मांगकर बच्चे या उनके माता पिता को इसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है। यहां तक कि बच्चों को हिंसा करने के लिए भी कई बार उकसाया जाता है। मैं आज आपसे बच्चों के साथ होने वाली साइबर क्राइम से जुड़ी एक घटना का जिक्र करता हूं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा मामला दर्ज किया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और एक बच्चा ऐसा मिला जो पहले ऑनलाइन गेम्स खेलता था और उसके बाद वो हर रोज अपने परिवार से झूठ बोलकर मस्जिद जाने लगा, क्योंकि वो उसे किसी ने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था। आजकल बच्चे घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिससे माता पिता भी कई बार अनदेखा कर देते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और इसलिए आज हम डिकोड में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए देश के हर माता पिता और सरकार को कुछ सलाह जरूर देना चाहेंगे। पहला, जो कि अक्षय कुमार ने आज खुद कहा, वो ये उनका सुझाव है कि स्कूलों में साइबर सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने के लिए अलग से क्लास होनी चाहिए। हर स्कूल में बाकायदा शिक्षक, टीचर्स क्लास में ये बताएं कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इस पर बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, समय समय पर स्कूलों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, अलग अलग कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस बढ़े। तीसरा, माता पिता को भी अपने बच्चों को साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। चौथा, अगर छोटे बच्चे मोबाइल फोन या दूसरा गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर माता पिता जरूर नजर रखें, पेरेंटल कंट्रोल लगाकर रखें। और आप मोबाइल फोन की हिस्ट्री के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को भी आज मेरी एक सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति से कभी भी कोई चैट ना करें, उनके साथ कोई गेम ना खेलें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बच्चा बनकर आपसे चैट कर रहा हो। आज देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी अक्षय कुमार से सीख लेनी चाहिए और उन्हें भी ऐसे मामलों पर खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े हमारे देश में सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें हमारे देश ने बनाया है, हमारे समाज ने बनाया है, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मुद्दों को उठाएं। समय लगातार खत्म हो रहा है, जल्दी से आपको अगला विश्लेषण बताते हैं। ये जुबीन गर्ग के बारे में है, जिनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज मेरा भी एक सवाल है कि क्या जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी। और ये सवाल इसलिए क्योंकि जुबीन गर्ग के मामले में जो केस दर्ज हुआ उसमें अब हत्या की धारा जोड़ दी गई है, यानी जुबीन गर्ग के मौत से जुड़े मामले की हत्या के एंगल से भी अब जांच चल रही है। जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंगापुर में जिस जगह पर जुबीन गर्ग की मौत हुई थी, ये चारों लोग उस समय वहां मौजूद थे। और आज इस मामले में 2 बड़े अपडेट हैं। पहला, इस मामले में एक न्यायिक आयोग बना दिया गया है, और दूसरा, आज जुबीन की पत्नी ने अपना बयान सीआईडी को दर्ज करवाया है और उन्होंने सीआईडी को एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जुबीन ने यॉट पर जाने के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया था।
जुबीन की पत्नी ने इस मामले में हो रही जांच को लेकर कल एक बयान दिया था, आपको वो भी सुनवाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरे न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली होगा और जो दोषी है जो भी हुआ उस दिन whatever we want to know that we will get to know very soon। मुझे कुछ करना है, कुछ भी कोऑपरेशन चाहिए, जो भी मतलब मेरे से कुछ जानना है तो आई विल डेफिनेटली लेट देम नो। नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर और हमारे असम में जो दर्शक हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो दर्शक हैं, वो जुबीन गर्ग को बहुत पसंद करते हैं। भावनात्मक रूप से जुबीन गर्ग के साथ वो जुड़े हुए थे और जुबीन गर्ग ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के चहेते थे, पूरा देश उन्हें चाहता था, पूरा देश उन्हें पसंद करता था। और आज हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जुबीन गर्ग के साथ असल में हुआ क्या था। उनकी जो मौत की गुत्थी है वो जल्दी से जल्दी सुलझे, इसके लिए हम भी असम की सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जांच किस तरफ बढ़ रही है, इसके बारे में वो जुबीन के फैंस को लगातार बताते चलें। और हर कोई ये जानना चाहता है कि जुबीन गर्ग की जो मौत है उसकी असली वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। साजिश है तो वो साजिश करने वाला व्यक्ति कौन है, और जुबीन की मौत से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे उनकी मौत से परेशान, जिसे उनकी मौत से कोई फायदा होने वाला था। ये एक बड़ा सवाल है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे असम के लोग सड़कों पर उतर आए थे जुबीन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। इसलिए इस मामले में हम नॉर्थ ईस्ट के तमाम अपने दर्शकों के साथ हैं और यह अपील करेंगे कि जुबीन के परिवार को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और पूरे देश को यह पता चलना चाहिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डी कोड की डाक दिखाएंगे, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि कैसे न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से हमें लोग लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आपको मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा पावर कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। डिकोड की डाक में आपका अब स्वागत है। हमें आपकी चिट्ठियां और मेल्स लगातार मिल रहे हैं और ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है कि डिकोड सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी बहुत पसंद किया जा रहा है और आपका डिकोड अब ग्लोबल हो चुका है। हमें हांगकांग, कीनिया, यूएई और कतर जैसे देशों से भी लगातार दर्शकों की चिट्ठियां मिल रही हैं। न सिर्फ वो इस शो के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, बल्कि जो उनकी सोच है देश के बारे में उसे भी शेयर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शैलेश पटेल है हमारे एक दर्शक, जिन्होंने कीनिया में नैरोबी से हमें लिखा है और कहा है कि मैं और मेरी पत्नी हर रोज आपको लगातार देखते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी को खास तौर पर जो हम आखिर में डिकोड जिंदगी के कोट्स देते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। आज उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो कहते हैं
From my observation, his criticism often appears to be directed at the nation as a whole rather than focusing on the ruling party. This sometimes gives the impression that he is speaking against India. यानी कई बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ बोलते हैं और ये इंप्रेशन सही नहीं है। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि वो इस तरह के नैरेटिव्स के बारे में देश के लोगों को सूचित करें और this would help ensure that younger generations in India like Gen Z can form well informed opinions about this. ये उन्होंने लिखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हमारी जो यंग जनरेशन है, जेन जी है, उसे सही राय बनाने में मदद देनी चाहिए। अगला हमारे पास जो पत्र आया है वो हरप्रीत गुलाटी का है, जो दुबई में रहती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं आपको YouTube पर देखती हूँ दुबई टाइम 7:30 बजे हर रोज़। हमारे पास पूरा दिन न्यूज़ देखने का टाइम नहीं होता, पर आपका शो मैं किसी कीमत पर मिस नहीं करती और पूरे परिवार के साथ आपके शो को देखती हूँ। ये दुबई से हमारे पास चिट्ठी आई है। फिर हमारी एक और दर्शक हैं पूर्वी शाह, जिन्होंने कतर से हमें लिखा है और वो ये कहती हैं कि थैंक्स फॉर शेयरिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड मोटिवेटिंग एवरीवन। डॉली वधवानी 82 साल की हमारी एक दर्शक हैं, 82 ईयर्स, हांगकांग में रहती हैं। वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन एक शिकायत उन्होंने भेजी है जो मैं आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 15/11/2023 को मेरे पति की अस्थियां लेकर मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी। फ्लाइट से निकलते समय एयरपोर्ट का कर्मचारी ने मेरी व्हीलचेयर चलाई और साथ में दूसरे पैसेंजर की भी व्हीलचेयर वो चला रहा था। व्हीलचेयर चलाते समय उसने मुझसे 100 रुपये मांगे। मैंने उसे कहा कि मैं 100 रुपये अभी मेरे पास भारतीय रुपये नहीं है, थोड़ी देर में मैं चेंज करके दे दूंगी। उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे बीच रास्ते में ही व्हीलचेयर पर छोड़कर चला गया और दूसरे पैसेंजर को लेकर चला गया जिसने उसे 100 रुपये दिए थे। और उसके बाद इस उम्र में वो अकेले वहां पर खड़ी रही, व्हीलचेयर पर बैठी रही। और वो ये कहती हैं, वो आदमी मुझे बीच में छोड़कर चला गया। मेरे हाथ में मेरे मृत पति की अस्थियां थी जो मुझे गंगा जी में जिन्हें बहाना था और ये मेरे पति की अंतिम इच्छा थी। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी मदद की और वो आखिर में कहती हैं कि बुजुर्ग की तकलीफ एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या दिखाई नहीं देती। मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी से गुजारिश है कि ये करप्शन बंद होना चाहिए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। डॉली वधवानी 82 साल की एक हमारी दर्शक है। और आखिर में असम के तिनसुकिया से हमें एक हमारे युवा दर्शक हैं रानुज बड़ाइक, उन्होंने लिखा है कि जुबिन दा के बारे में आपके शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे असम वासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे परिवार में कुल 18 सदस्य हैं और हम आपका शो देखने के लिए पहले से अपना भोजन आदि समाप्त करके बैठ जाते हैं ताकि आपके शो को ध्यान से देख सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ खास जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम लेकर उनकी चिट्ठियां बताएं ताकि आपको समझ में आए कि हम और आप कैसे एक परिवार बना रहे हैं। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है।
इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अरे जीत टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हों। नमस्कार। हींग देना।